स्टमक के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उसको आज हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ना, स्टमक एक बड़ा इम्पोर्टेंट मस्कुलर स्ट्रॉन्ग ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम परफॉर्म करता है। इस ऑर्गन के अंदर न सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता है बल्कि केमिकल डाइजेशन का भी प्रोसेस होता है। और ये जो मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसमें ख़ास तौर पे आपको जो इर्रेगुलर सरफेस बनी हुई नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं र्यूगे। इसके ज़रिए से होता है, ठीक है। और ये र्यूगे जो है ना, ये एक्चुअली ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ घरों में जो पुराने लोग हैं उनके पास किचन में सिल एक रखी होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से वो सुराख टाइप करते हैं और उसके ऊपर एक और दूसरे पत्थर की मदद से उसको ग्राइंड किया जाता है। तो ये जो ग्राइंडिंग कैपेबिलिटी है ना, ये वहीं से आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप उसके ऊपर रखें तो सिल के ऊपर आसानी के साथ पिस जाती है। इसी तरीके से जब स्टमक के अंदर फूड आता है, अच्छा जी, आवाज़, अच्छा, स्टमक में जब फूड आता है तो यहाँ स्टमक के जो मसल्स हैं वो बड़ी विगरसली, मैंने कल बताया था कि ग्राइंड करते हैं। इस वजह से जो इसकी जो इर्रेगुलर सरफेसेस हैं उसके ऊपर जब फूड आता है और उसकी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से वो तेज़ी के साथ पिस जाता है और उसकी जो फाइनल फॉर्म होती है वो फाइनल फॉर्म जो होती है वो पेस्ट लाइक यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, उसको काइम कहा जाता है। अच्छा, स्टमक में स्टमक के अंदर जो काम होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें फूड स्टोरेज का प्रोसेस होता है। फूड स्टोरेज का प्रोसेस होता है और जब फूड इसके अंदर आता है तो ये तकरीबन 2 लीटर के करीब फूड को स्ट्रेच होने के बाद अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये जो क्या कहते हैं स्टमक है, इसके अंदर इसकी जो HCl रिलीज होता है, बल्कि स्टमक के अंदर यहाँ पे आपको डायग्राम में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। नंबर 1, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये HCl रिलीज करते हैं। नंबर 2, जाइमोजन सेल्स, इनका काम है पेप्सिन को रिलीज करना। एंड नंबर 3, गॉबलेट सेल्स, इनका काम है म्यूकस को रिलीज करना, ठीक है भाई। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, स्टमक के अंदर HCl बेसिकली डिसइंफेक्ट करता है जो भी फूड आपकी बॉडी के अंदर आता है, उसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करता है। और इसकी pH जो होती है वो 2 होती है, यानी ये बड़ा हाईली एसिडिक इंटेंसिटी वाला एसिड है। अच्छा, उसके बाद जाइमोजन सेल्स हैं, ये पेप्सिन को रिलीज करते हैं और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे किस्म के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं और म्यूकस का मतलब होता है वो लिक्विड जिसका हमने इससे पहले भी जिक्र किया था। ये स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और म्यूकस में इटसेल्फ खुद भी लाइसोजाइम भी मौजूद होते हैं जो डिसइंफेक्शन का काम करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं या किल करते हैं बैक्टीरिया को। अच्छा,
तो ये हो गया स्टमक से रिलेटेड। और यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड बना हुआ और इसके अंदर ये तीनों तरह के सेल्स मेंशन हुए हैं। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर की डायमीटर वाली होती है और 6 to 6.5 मीटर्स लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेजर डिफरेंस है वो इनके डायमीटर के अंदर है, इनकी गोलाई में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली फूड एब्जॉर्ब होता है जैसे कि हम जानते हैं, और न सिर्फ फूड एब्जॉर्ब होता है बल्कि उसके साथ साथ केमिकली डाइजेस्ट भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतना बड़ा एरिया है कि जितना एक साइज यानी टेनिस कोर्ट का साइज हो सकता है। किस तरह से, इसके अंदर मौजूद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, उन विलाई की वजह से इंटेस्टाइन का इंटरनल एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक धागे की रील है, यह एक स्क्वॉश टेप है, ये इलेक्ट्रिक टेप है। आप देखते हैं कि वो एक मामूली से एक छोटे से टेप की हम बात करें तो एक छोटे रिंग की शक्ल में होता है, लेकिन अगर आप उस टेप को खोलें तो आप दूर तक जा सकते हैं और वो कई मीटर्स लंबा होता है। ठीक है, और अगर उसी टेप की लंबाई को मैं फोल्ड कर दूं तो वो एक दोबारा से छोटे से एरिया के अंदर उसको आप समेट सकते हैं ना। तो इसी तरह से अब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाइज मौजूद हैं। अगर मैं उन विलाइज को और उनकी कॉइलिंग्स को अनकॉइल करूं और उसको एक्सपैंड करूं तो ये तकरीबन इतना एरिया बनता है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 250 to 300 स्क्वायर मीटर। इस साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के एतबार से इंटेस्टाइन के अंदर 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, एक रीजन इसका कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। दूसरा कहलाता है जिजिनम विच इज़ अबाउट 2.5 मीटर्स लॉन्ग, और तीसरा कहलाता है इलियम विच इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा, ये 3 रीजन्स हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। ये तीनों रीजन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला रीजन जो स्टमक के बाद आता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, और ये छोटा सा आपको एक टेलीफोन के रिसीवर की तरह का ऑर्गन नज़र आ रहा है। इस ऑर्गन के साथ आप देखिए ये ग्रीन कलर का जो रीजन है ये एक्चुअली बाइल को लेकर आता है, ये हेपेटिक डक्ट्स कहलाती है। ऊपर की तरफ आपको बना हुआ नज़र आ रहा है ना, लेबलिंग हुई हुई है, हेपेटिक डक्ट्स कहलाती हैं। ये दोनों लिवर से निकलती हैं और नीचे की जानिब आकर कंबाइन होकर ये एक सिस्टिक डक्ट फॉर्म करती हैं और सिस्टिक डक्ट लेकर आती है गॉल ब्लैडर में। इसको आमतौर पे उर्दू में कहा जाता है पित्ता। ठीक है, और आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेट होता है यानी पित्ते में पथरी भी हो जाती है। तो यहाँ पर जब बाइल आता है तो उस बाइल के आने की वजह से, यहाँ पे बाइल के आने की वजह से स्टोन्स बन जाते हैं, क्योंकि बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी होता है और ये बाइल एक लिक्विड है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बाइल की वजह से स्टोन्स, बाइल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसको अब गॉल ब्लैडर जो है इसको हम ऑपरेट करके निकाल देते हैं, क्योंकि इसका काम सिर्फ बाइल को स्टोर करना है। इसका काम कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन का काम इसका नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से डिसकंटिन्यू कर दें, इसको डिटैच कर दें, इसको कट डाउन करके रिलीज़ कर दें, बाहर निकाल दें,
तो भी हमारे बाइल की जो सप्लाई है वो इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के ज़रिए से नीचे की जानिब आती रहेगी। अच्छा जी, हाँ, बस ये फ़र्क होता है कि थोड़ा कंट्रोल नहीं होती, उसके कंट्रोल ना होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं डाइजेशन में, लेकिन एनीवे ये ज़िंदा रहते हैं और नॉर्मल तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। अच्छा, ये तो हो गया लिवर से कनेक्शन। दूसरी तरफ आप देखें यहाँ पे ये पेनक्रियाज येलो सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, और पेनक्रियाज से एक डक्ट निकल रही है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट आकर इस कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है और उसके बाद हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन के ये ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट हो जाती है। इधर आप देखो तो पेनक्रियाज के साथ जो डक्ट कनेक्ट है वो पेनक्रियाटिक जूस लेकर आती है, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये याद रखिएगा कि बाइल जूस में जो लिवर से बन के आ रहा है उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, उसमें बाइल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। जबकि यहाँ से जो डक्ट आ रही है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और लाइपेजेस हैं, अमाइलेजेस हैं। ये सारे एंजाइम्स पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से ड्यूडेनम के रीजन में आते हैं और इस रीजन में केमिकल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम का रीजन हो गया। अच्छा जी, अब इसके फंक्शन यहाँ पर मैंने इक्वेशन की शक्ल में लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिसीव, ड्यूडेनम का रीजन रिसीव करता है कॉमन बाइल डक्ट को, यहाँ पर ट्रिप्सिन आता है और इस ड्यूडेनम के रीजन से निकलने वाले एंटीरोकाइनेज एंजाइम की मदद से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये फंक्शन इस इक्वेशन से समझ लीजिएगा। ये ट्रिप्सिन आया कहाँ से? पेनक्रियाज से। ड्यूडेनम की वॉल से निकला एंटीरोकाइनेज और उसने कन्वर्ट किया इसको ट्रिप्सिनोजिन में। ट्रिप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, दूसरी बात, केजीन। केजीन जो है ना, ये एक मिल्क प्रोटीन है, ये मिल्क प्रोटीन है और केजीन एक एंजाइम के ज़रिए से अमाइनो एसिड्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट कर देती है और उसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ये भी वो एंजाइम है जो पेनक्रियाज से आता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स अमाइलेज एंजाइम की मदद से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अमाइलेज एंजाइम भी पेनक्रियाज से आता है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए फैट्स हैं। ये जो फैट्स हैं ये लाइपेज एंजाइम की मदद से फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइपेज एंजाइम भी पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से आता है। फैट्स का डाइजेशन ड्यूडेनम के रीजन में कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद नीचे इसकी एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ड्यूडेनम का रीजन तकरीबन 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूडेनम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, इन इक्वेशंस को आप अपनी वर्डिंग्स में एग्जाम्स के अंदर सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा, तो ये आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। ड्यूडेनम की वॉल से, एंटीरोकाइनेज ड्यूडेनम की वॉल से आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जिजेनम का रीजन। जिजेनम का जो रीजन है ये तकरीबन 2.4 मीटर्स लॉन्ग है और जिजेनम की खुद वॉल से ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं।
इनके नाम है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, और ये ट्राई और डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से डाइपेप्टाइड्स हैं, ये भी प्रोटीन है, ये पेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हो जाते हैं, और ये भी जिजिनम की वॉल से रिलीज होते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज, ये भी एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को यानी डीएनए के मॉलिक्यूल्स के स्मॉलेस्ट यूनिट्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ी सी और वजाहत मैं कर देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, या डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लाखों किस्म के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है फॉस्फेट ग्रुप, एक होती है नाइट्रोजनस बेस, और एक होती है पेंटोज शुगर। ये 3 चीज़ों से मिलके न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस, और नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब जब ये न्यूक्लियोटाइडेज इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर रिएक्ट करता है तो इनके अंदर से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है। तो जब फॉस्फेट का ग्रुप निकल जाता है तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्जन इस तरह से होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। अगेन ये भी आप एग्जाम में लिखेंगे अगर सिस्टम आता है, और ये केमिकल डाइजेशन के अंदर आप इसको शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद तीसरा रीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये है इलियम का रीजन। इलियम में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हें हम विलाई कहते हैं, ठीक है जी। ये जो विलाई हैं ये इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन की, और इस विलाई में अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ छोटे छोटे से और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो एक्चुअली सबसे पहले एब्जॉर्प्शन का काम इन माइक्रोविलाई में होता है, और फिर माइक्रोविलाई से फूड कंपोनेंट्स विलाई के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक ट्यूब नज़र आ रही है और दूसरी तरफ रेड कलर की एक दूसरी ट्यूब नज़र आ रही है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कनेक्शन नज़र आ रहा है। ब्लू जो है वो वेन है, और रेड जो है ना वो आर्टरीज हैं, और इनके बीच में आपको येलो कलर की एक ट्यूब नज़र आ रही है, ये लेक्टियल है यानी लिम्फ वेसल है। तो लिम्फ वेसल के ज़रिए से फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स जो बाकी और कंपोनेंट्स ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं मुख्तलिफ रीजन्स तक, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को वापस कैरी करके हार्ट तक लेके जाती हैं, ठीक है भाई। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों में ये एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो ये इलियम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ये इसकी एक क्रॉस सेक्शन है इंटेस्टाइन का जिसमें विलाई को दिखाया जा रहा है, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करता है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इक्वेशन है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये उस वक्त, अब इसको गौर से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा, अदरवाइज बाद में फिर भूल सकते हैं। जब आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें गोश्त मौजूद है, जिसमें दालें मौजूद हैं, जिसमें दूध है, अंडा है, बीन्स हैं, रेड बीन्स, तो ये प्रोटीन मील कहलाती है। तो इस प्रोटीन मील या प्रोटीन वाले ग़िज़ा को आपका जब स्टमक डिटेक्ट करता है तो उसके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, इनको हम गैस्ट्रिक हार्मोन कहते हैं, उसका नाम है गैस्ट्रीन। इसका काम होता है ये गैस्ट्रिक मोटाइलिटी को इंक्रीज करता है, यानी स्टमक की जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करता है। जब स्टमक की मूवमेंट इंक्रीज होगी तो फूड जो स्टमक के अंदर मौजूद है वो तेज़ी के साथ ग्राइंड होगा, और ग्राइंड होने के बाद
फिर ये ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होगा, एंजाइम्स इसके ऊपर आसानी के साथ अमल कर लें। ठीक है भाई, तो पहली इक्वेशन का मतलब तो ये हो गया। सेकेंडली कि जब अच्छा, अब ऊपर से जो फूड आता है डिडेनम के रीजन में, तो वो काइम की शक्ल में होता है। अब उस काइम में चूंकि स्टमक से आ रहा है तो HCl भी मौजूद होगा। ठीक है, तो अब ड्यूडेनम में जब वो फूड आता है तो ड्यूडेनम की जो वॉल है उसकी एसिडिटी को महसूस करते हुए, डिटेक्ट करते हुए एक और हार्मोन को सिक्रीट करती है, उसका नाम है सिक्रिटीन। सिक्रिटीन का काम ये होता है कि ये पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करे, यानी पेनक्रियास तक मैसेज को लेके जाए कि भाई जो फूड आया है उस फूड में एसिड मौजूद है, लिहाजा पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन जल्द अज जल्द करो ताकि उस सिक्रीशन में जो सॉल्ट्स मौजूद हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ख़ास तौर पे, वो रिलीज़ हो और उसकी फूड की एसिडिटी को इनकाउंटर करे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है सिक्रिटीन की पेनक्रियाज को स्टिम्युलेशन के बायस, और वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी करता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये ड्यूडेनल वॉल स्टिमुलेटेड बाय फैट्स, यानी अगर फैट्स आपके फूड के अंदर मौजूद है तो ड्यूडेनम उसको भी डिटेक्ट करते हुए एक और एंजाइम को रिलीज करता है, उसका नाम है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन, और ये गॉल ब्लडर को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता है कि वो गॉल ब्लडर जो होता है वो बाइल को रिलीज करे। उसके साथ साथ ये पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करता है कि वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करे, और लिवर को स्टिम्युलेट करता है कि वो बाइल को रिलीज करे। ठीक है भाई, अच्छा, यहां तक आपके बात समझ में आ गई तो आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके फूड में प्रोटीन शामिल है तो फूड प्रोटीन को डिटेक्ट करने के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रीन एक हार्मोन है उसको रिलीज करते हैं, एक कंपाउंड को रिलीज करते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं, चलो आसान अल्फाज में ही समझ लो, एक केमिकल को रिलीज करते हैं जिसकी मदद से स्टमक की मूवमेंट बढ़ जाती है और वो फूड को ग्राइंड करता है। अच्छा, अब जो फूड, अब ड्यूडेनम की हम बात कर रहे हैं कि स्टमक से ड्यूडेनम के रीजन में जब फूड आता है तो उसके साथ HCl मौजूद होता है, और HCl को ड्यूडेनम की वॉल डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के बाद एक और केमिकल को रिलीज करती है, उसको हम सिक्रिटीन कहते हैं। ये सिक्रिटीन पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करता है, यानी स्टार्ट करता है, पेनक्रियाज को मैसेज भेजता है कि भाई आप पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करो जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। जी हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रिलीज करें सोडियम बाइकार्बोनेट ताकि एसिडिटी को इंक्रीज रिड्यूस किया जा सके। इसको नोट कर लें और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन? अच्छा जी, अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, इसको भी हम इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 3 रीजन्स में डिटेक्ट करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस की नेचर जो होती है वो बेसिक होती है, ठीक है, ड्यू टू सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। अच्छा जी, अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपकी पूरी बॉडी का जो वाटर है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है पर डे, तकरीबन 10 लीटर्स ऑफ वाटर है एवरी डे, डाइजेस्टिव जूसेस की फॉर्म में यहाँ पे आता है। बल्कि 10 लीटर्स के अंदर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 8 लीटर वाटर आपकी इंटेस्टिनल सिक्रीशन की मदद से आता है,
या इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है तकरीबन इंटरनली, और बाकी 2 लीटर्स के करीब आता है फूड के ज़रिए से, यानी पानी जो आप खाने के बाद पीते हैं। तो पर डे के हिसाब से अगर आप इवेलुएट करें तो वो 10 लीटर्स के करीब पानी आता है, लेकिन उसका 98% एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और दोबारा से बॉडी के अंदर शामिल हो जाता है। और अगर इसकी रीएब्जॉर्प्शन ना हो सके तो ऐसी सूरत में डिहाइड्रेशन हो जाती है और लॉस हो जाता है वाटर का बॉडी से, और दैट बिकम्स वेरी पेनफुल। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो फिर ऐसी सूरत में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपकी इंटेस्टाइन में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो ये फूड को सॉलिडिफाई कर देता है और फिर वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ स्टूल हो जाती है और उसकी वजह से दीगर और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती है। नाउ यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में आप इसके 3 रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन कहलाता है इसका कोलॉन, दूसरा कहलाता है अपेंडिक्स, और तीसरा कहलाता है रेक्टम। ये जो कोलॉन है आपको ये बनी हुई नज़र आ रही है पूरी, इसको हम कहते हैं एरोज में, अगर देखें आप इस कर्सर को तो ये कहलाती है असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, ये असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन। फिर उसके बाद ये कहलाती है ट्रांसवर्स कोलॉन जो हॉरिजॉन्टली है, और नीचे की तरफ आती हुई ये कहलाती है डिसेंडिंग कोलॉन। इसके बाद यहाँ नीचे वाला हिस्सा इसका रेक्टम का हिस्सा है जहाँ पे वेस्टेज डिपॉजिट होता है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा एक एनल कैनाल का, और उसके बाद एनएस है और वहाँ से एक्सक्रीशन का काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन का जो फंक्शन है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके अंदर बहुत 1-2 फंक्शंस और भी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, एक तो इसके अंदर सेल्यूलोज की डाइजेशन का काम होता है। हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में सेल्यूलेज एंजाइम होता है, ठीक है, और सेल्यूलेज एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। नाउ अब इसके साथ साथ एक और है विटामिन के। ये विटामिन के जो है ना ये भी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में मौजूद होती है, और यहाँ पर फिर एब्जॉर्प्शन का काम होता है इन दोनों चीज़ों की, जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपेंडिक्स का जो रीजन है, इस रीजन में किसी किस्म का कोई डाइजेशन का काम नहीं होता। यहाँ पर अगर वेस्टेज अंदर दाखिल हो जाए, तो अगर वेस्टेज यहाँ पर अंदर की तरफ दाखिल हो जाता है तो ऐसी सूरत में ये अपेंडिक्स स्वेलअप हो जाती है और यहाँ पर फूड पड़े पड़े ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद यहाँ अगर कोई सीवियर एक्टिविटी हो रही है तो ये बर्स्ट हो जाती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि पॉइजन जो इसके अंदर मौजूद होता है कंटामिनेटेड फूड की वजह से वो पूरी जिस्म में फैल जाता है। लिहाजा इसको काट के रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, अच्छा मैं बताता हूँ, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहलाती है, देखो बहुत छोटा सा ब्लंट एंडेड फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन है। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एक आइसोलेटेड पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जब अटैच होती है तो इसके अंदर, चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो आपको पता है कि रेजिड्यू ऑफ वेस्ट फूड आपका आता है, और वो फूड जो होता है वो दोबारा से जब अपेंडिक्स के रीजन में आता है किसी भी तरह से अगर दाखिल हो जाए, कि यानी इन दोनों के दरमियान कनेक्शन अगर रप्चर हो जाए, ज़्यादा एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर इनके दरमियान कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से वेस्ट अंदर आ जाए, तो ये अपेंडिक्स जो होती है ना ये स्वेलअप हो जाती है, और स्वेलअप होने के बाद बर्स्ट हो जाती है क्योंकि इसमें वेस्ट होता है। तो इसको काट के रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये वैसे भी एक रिड्यूमेंट्री ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन है नहीं, लिहाजा आप इसको रिमूव कर दें तो कोई फ़र्क बॉडी के ऊपर पड़ता नहीं है, और उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं।
उसके बाद जो वेस्ट होता है वो सारा रेक्टम में आता है, डिपॉजिट होता है टेम्पररी, और उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है एनस के जरिए से। अच्छा जी, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसकी यहाँ पे मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास।